चलिए सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहले फिजिक्स है ना, और फिर बाद में केमिस्ट्री है। चलो सभी को गुड इवनिंग। इसकी तो अलग आस्की चल रही है, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। अरे भाई पढ़ लो है ना। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मोहब्बत तुम्हारी सच में बिछड़ जाएगी बाबू, है ना। पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पहले फिजिक्स है फिर केमिस्ट्री है ना। एक्चुअली ऑनलाइन लगा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने देखा एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, जिसमें हम लोग देखा पेशीय बल आता है और साथ ही साथ उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आता है। और फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग। ड्रैग यानी कर्षण। दूसरा जो होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, या इसे बोलते हैं हम लोग असंपर्क बल। असंपर्क बल की बात करते हैं तो समझिएगा, इसमें दो पिंडों के बीच संपर्क नहीं होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जांपल है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और याद रखिएगा इस गुरुत्वाकर्षण बल को खोजने वाले कौन थे, न्यूटन थे, है ना। और न्यूटन ने इसको कब खोजा था, तो याद रखिएगा खोजा था इन 1687 में। उन्होंने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, है ना। कब, 1687 में, आगे दिखाएंगे आपको। अभी आप समझो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह सिर्फ नेचर में कैसा होता है, यह सिर्फ आकर्षण में लगता है, यानी अट्रैक्शन में लगता है। ये रिपल्सन में नहीं लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा, अट्रैक्शन में लगेगा। इसके बाद दूसरा होता है आपका विद्युत बल, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसे विद्युत बल भी बोलते हैं। अब ये देखिए ये क्या होता है ना, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अब यहां पर याद रखिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि लाइक चार्जेस हैं, यानी कि समान आवेश है। समान आवेश का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश है दोनों, तो जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके बीच कैसा बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं इनके बीच कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यानी कि समान आवेश के बीच विकर्षण बल लगता है। और दूसरा मैं यहां पर लिख दूं क्या, इधर ऊपर लिख दूं इसके बारे में, नीचे यहां पे लिख लेना, दो असमान या असमान आवेश के बीच लिख लीजिएगा, असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। अब देखो ये जो दो आवेश के बीच बल लगता है, ऐसा बताने वाले कौन थे, ऐसा बताया था, याद रखिएगा किसने ऐसा बताया था, कूलम ने, है ना। ऐसा बताने वाले कौन थे, कूलम। और इसके बाद याद रखना कि ये जो आपका चार्ज है, चार्ज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, यानी कि चार्ज जो आपका धनावेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। ऐसा किसने बताया था, ये कूलम ने नहीं बताया। कूलम ने बताया कि इनके बीच जो बल के बारे में बताया कि दो आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो कूलम ने बताया। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा किसने बताया था, आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी। ऐसा बताने वाले थे, याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था, इन्होंने आविष्कार किया था त्वरित चालक का। वही त्वरित चालक जिसको जो किसमें यूज होता है, जो बिजली का जो वो होता है ना, बिजली जो कड़कता है ना, लाइटनिंग जो होता है ना, उसके आवेश को अर्थ तक पहुंचाने के लिए, थंडर स्टॉर्म जो होता है। तो फटाफट से लिखिए इसे, फिर चलते हैं इसके आगे, तीसरा देखते हैं। हो गया, चलिए। आज गर्मी ज्यादा है क्या, हाँ खोल देंगे, देखते हैं। ज्यादा गर्मी लग रहा है, नहीं कोई नहीं, जैकेट ही खोलना पड़ेगा, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। थर्ड है, अभी ठीक है, चलो थर्ड है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल की बात करते हैं, याद रखिएगा इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, ये भी याद रखिएगा कैसा होता है, यह आकर्षण तथा विकर्षण दोनों होता है, मतलब कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। अब यहां पर भी याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट में क्या होता है ना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब यहां पर याद रखिएगा अगर दो एक जैसे पोल एक साथ आ गए, यानी कि मान लो यहां पर भी नॉर्थ और इधर से भी ले आओ नॉर्थ, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, बताओ। तो समान ध्रुव, याद रखिएगा समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, यहां पर समान ध्रुव एक दूसरे को विकसित करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको कोई दो चुंबक दे दिया जाए और आपको पूछे कि बताओ इसमें से क्या है, मतलब उसका पोल आप बता पाएंगे कौन सा नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, बताइए बता पाएंगे क्या, ये बता देंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा है, नहीं बता पाएंगे ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुंबक को लटकाना होगा। चुंबक को जब लटकाएंगे तो जो ऊपर वाला होता है ना वो नॉर्थ को बताता है, नीचे वाला जो है वो साउथ को बताता है ना। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा कि जो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, और असमान ध्रुव जो हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो फटाफट से इसे लिखें, फिर चलते हैं इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। हो गया, चलिए चलते हैं। कोई नहीं लिखो, आराम से लिखो। एमआरआई मशीन में मैग्नेटिक फोर्स यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है ना। समान ध्रुव एक दूसरे को विकसित करते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, लिख लिया ना सभी ने। चलो फोर्थ है आपका नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। ये जो है न्यूक्लियस में जो आपका लगता है ना, न्यूक्लियर फोर्स,
यानी ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वगैरह के बीच जो एटम में लगता है उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये भी आपका जो होता है याद रखिएगा डिपेंड करता है कि वो कैसा, इसमें आप आपका याद रखिएगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी मजबूत नाभिकीय बल और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल। जैसे आपका एटम बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, उसमें कौन सा भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होता है ना, कमजोर नाभिकीय बल। अब यहां पर देखो, आपको अभी बस इतना याद रखिए, नोट में लिख लेना। अगर आपसे पूछा था हमारे नेचर में सबसे मजबूत बल कौन सा है, सबसे मजबूत बल जो है वो है आपका मजबूत नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए आप देखिए कहीं पर एटम बम वगैरह गिर जाता है तो कितना वहां पर तबाही होता है ना, मजबूत नाभिकीय बल। और दूसरा हमारे कौन कलर सर यही आजकल चल रहा है ना जी, हैं क्या हुआ हमारे नेचर में सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। याद रखिएगा कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ फटाफट सही से लिखिए, किसको बोला बता दीजिए। अच्छा अच्छा चलो लिख लो इसको। ये जिसका एक बच्चे का जो डाउट कल भी भेजा था जिसने, वो एक कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन और एक आसुत गल का और एक आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये देखिए आपको अब जाकर के पूछ लीजिएगा, ऐसे फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है सुन लो, बाकी एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं सभी को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए होता है। उसमें एक तो आपका होता है मैन कॉपर सल्फेट होता है और उसमें आपका एक रॉचल सॉल्ट होता है। ये सब आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर उस बच्चे ने पूछा तो मैं बता दे रहा हूं। उसको जब किसी कार्बोहाइड्रेट को उसमें डालते हैं ना तो बेकिस रेड यानी ब्राउन मतलब भूरा लाल जैसा सॉल्यूशन मतलब कलर देता है। बाकी ज्यादा जानना होगा आप आ जाइएगा ब्रेक में पूछ लीजिएगा हमसे। डिस्टिल वाटर के बारे में आपको बताएंगे आगे कि डिस्टिल वाटर कैसे तैयार होता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है, अगला हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल। देखिए घर्षण बल की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, यह एक ऐसा बल है, यह एक ऐसा बल है जो गति की, जो किसी पिंड के गति का, जो किसी पिंड के गति का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अगर आपका चल रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये जा रहा है, ये इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। याद रखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, इसके बारे में यह हमेशा, इसका ये गुण है कि यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है यह हमेशा दो सतह के बीच लगता है, हमेशा दो सतह के बीच लगेगा। वो एक सिंगल सरफेस है, सब सिंगल सरफेस में ये नहीं लगेगा, हमेशा ये दो सतह के क्या होता है, बीच लगता है। अब जैसे मान लीजिए आप ये हाथ है, इसको आप ऐसे ऐसे करो तो देखिए हाथ क्या होता है आपका गर्म हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दो सतह इसके बीच जो हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वो इस काइनेटिक एनर्जी को किसमें बदल रहा है, हीट एनर्जी में बदल रहा है। यानी कि याद रखेंगे कि यह जो है क्या करता है, यह काइनेटिक एनर्जी को इसमें बदलता है, हीट एनर्जी में बदलता है। काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। पहले आप इसे लिखें फिर चलते हैं इससे आगे। लिख लिया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। अच्छा कर लिखा तो है लड़के ने अब, लेकिन समझ में, हाँ ठीक है लिखता है ऐसा नहीं है, हाँ सब लिखता है। चलिए कोई नहीं, आगे चला हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का मान, फ्रिक्शन फोर्स का मान सतह के क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि सतह का क्षेत्रफल कितना होगा ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा फ्रिक्शन, समझिएगा। फ्रिक्शन फोर्स की अगर मान लीजिए ज्यादा एरिया है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा नहीं है। कम एरिया है तो कम फ्रिक्शन है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। फ्रिक्शन फोर्स किस पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर, यानी कि सतह का नेचर कैसा है, या इसे कहते हैं सतह के खुरदुरेपन पर, खुरदुरापन या फिर जिसे क्या कहते हैं रफनेस, खुरदुरापन पर निर्भर करता है। और याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रफनेस के, रफनेस ऑफ सरफेस। यानी कि घर्षण बल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सतह का खुरदुरापन, यानी कि जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितना मुलायम सरफेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका घर्षण बल का मान कम होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है फ्रिक्शन जो हमारे लिए फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, और फ्रिक्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम फ्रिक्शन का यूज कैसे करें। फ्रिक्शन हमेशा ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा हमारा दुश्मन मतलब नहीं होगा, फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी होता है। जैसे अब मान लीजिए जूता है, जूता का जो सोल है वो ट्रेडेड रहता है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है हमारे लिए अच्छा है, वो हमें फिसलने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। लेकिन वहीं पर मशीन में मान लीजिए फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, मशीन के पार्ट्स टूट जाते हैं, वहां पर फ्रिक्शन हमारे लिए क्या नुकसान कर रहा है, बात समझ आ रही है। यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा भी हो सकता है। आपसे स्टेटमेंट दे देगा, मतलब क्वेश्चन पूछ देगा, स्टेटमेंट दे देगा, फ्रिक्शन हमेशा हमारा दुश्मन होता है। अब ऑप्शन आप पूछेगा बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मान लीजिए दो क्वेश्चन हम बनाना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बना दें। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट 1 फ्रिक्शन हमेशा हमारा दुश्मन होता है, और दूसरा मैं लिख दूं स्टेटमेंट कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और मैं पूछ दूं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो कोई भी सही नहीं है। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपसे स्टेटमेंट देकर के सवाल बन सकता है। पेपर में ऑप्शन दे देगा स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है 2 करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। इस तरह का सवाल आपसे बन सकता है पेपर में, याद रखना। हम लोग बात करते हैं जो फ्रिक्शन है, इसका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। के लिए लुब्रिकेंट या जैसे हम लोग कहते हैं स्नेहक, स्नेहक का यूज करते हैं। देखिए ये जो स्नेहक है ना, ये टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, अब लुब्रिकेंट जो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड ठोस लुब्रिकेंट की, ठोस लुब्रिकेंट में क्या आ जाएगा? याद रखिएगा टाक, टाक या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं पाउडर। और टॉक के बारे में याद रखिएगा सबसे मुलायम खनिज है, सबसे सॉफ्टेस्ट। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा है कि सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा है? तो टाक, टाक का फार्मूला इसमें मैग्नीशियम होता है, सिलिका होता है, फार्मूला याद नहीं रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछते सबसे मुलायम खनिज कौन सा है, तो वो क्या है? टाक है, या जैसे हम लोग आम भाषा में क्या पाउडर बोलते हैं। इसके बाद याद रखिएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी सॉलिड फॉर्म में होता है ना जी, हैवी मशीन में तो इसी का यूज करते हैं, बड़े बड़े मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में। दूसरा होता है आपका द्रव, द्रव में क्या हो जाएगा? मोबिल, ऑयल, है ना, ऑयलिंग करते हैं, मोबिल लगाते हैं मशीन में ताकि फ्रिक्शन को क्या कर सकें? कम कर सकें। और तीसरा होता है फिर अर्ध ठोस, या जैसे हम लोग कहते हैं सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस। इसमें यूज करते हैं हम लोग किसका? इसमें ग्रीस हो गया, ग्रीस बोलते हैं जिसको। इसके बाद याद रखिएगा यहां पर हम लोग यूज करते हैं वैसलीन या जिसे पेट्रोलियम जेली कहते हैं, पेट्रोलियम जेली। इसके बाद यहां पर यूज करते हैं हम लोग पैराफिन, पैराफिन यानी जो मोम होता है, ठीक है। इन सब का यूज होता है किसके रूप में? याद रखिएगा अर्ध ठोस के रूप में। आपसे सवाल पूछा गया यहां से कि इसमें कौन सा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, कौन सा लिक्विड लुब्रिकेंट है, कौन सा आपका सॉलिड लुब्रिकेंट है, हां, इसमें से किसका यूज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, इसमें से सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा है, इस तरह का सवाल आपसे बन जाता है। अब हम लोग इसका फ्रिक्शन का एग्जांपल देखेंगे पहले, फिर देखेंगे फ्रिक्शन के टाइप कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कर लिया ना सभी ने? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के एग्जांपल की। एग्जांपल याद रखिएगा, हां नहीं लिखा है क्या? हो गया है? क्या डाउट है किसी का? चलो ठीक है, लिख लो लिख लो, कोई लिख लो। हो गया, चलें, ठीक है ना। एग्जांपल लिखिएगा, पहला लिख लीजिएगा, फ्रिक्शन के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। मान लीजिए अगर बहुत चिकना सरफेस आप चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, फ्रिक्शन तभी आप चल पा रहे हैं। दूसरा, शूज सैंडल के सोल खुरदुरे बनाए जाते हैं, खुरदुरे बनाए जाते हैं जिससे घर्षण को क्या कर सके? बढ़ा सके, जिससे फ्रिक्शन को क्या कर सके? बढ़ा सके। जैसे इसमें कुछ लोग जो जिम जाते होंगे, जिम जाते होंगे तो आप लोग हाथ में कुछ लगाते होंगे उसको डंबलिंग वगैरह करने से पहले, ताकि फ्रिक्शन को क्या बढ़ाने के लिए लगाते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए। ये भी इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन का, उसको भी लिख सकते हो आप। इसके बाद जैसे क्रिकेट जो मतलब बॉलर जो होता है वो क्या करता है? बॉल में हाथ में लगाता है सॉफ्ट सा पदार्थ, है ना, ताकि बॉल में जो है ना फ्रिक्शन को वो क्या कर सके? घटा सके, है ना। ज्यादा कैरम बोर्ड में भी करते हैं यूज टाक पाउडर का, है ना, फ्रिक्शन को घटाने के लिए, ठीक है। तो कई सारे इसके एग्जांपल हैं। अगला पहले आप लिखो, कार या बस के, कार बस बाइक के टायर खुरदुरे बनाए जाते हैं, खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को, ताकि फ्रिक्शन को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। इसके बाद याद रखिएगा कि माचिस के डब्बे पर तीली रगड़ने पर माचिस फ्रिक्शन के कारण ही जलता है। अब यहां पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण जलता है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ लो फिर लिखना। जैसे माचिस का देखो ये डब्बा है, समझ, या ऐसे नहीं समझ में आएगा, इस तरह से बनाते हैं, है ना। अब चित्र मेरा थोड़ा ना उतना ठीक से बनता नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा फोटो, फोटो ही दिखा देते हैं सही ना, लगता है मैच स्टिक, ये सबको फोटो देखने में बड़ा मजा आता है। नहीं जब भी देखिए सर फोटो दिखा, चल देखो ये प्रचार हो जाएगा मैच करने से, चल कोई नहीं, समझते हैं। चलो देखो ध्यान से समझो, यहां पर ऐसे देख लो, है ना। देखो यहां पर ये जो रबिंग सरफेस इसका देख रहे हैं आप, ये वाला समझो, इसमें क्या होता है? ये वाला जो रबिंग सरफेस होता है, इसमें होता है पाउडर्ड ग्लास यानी कांच के चूर्ण का, और लाल फास्फोरस का यूज होता है। तो लिख लेना, माचिस के रबिंग सरफेस पर जो रगड़ने वाला सतह होता है, रबिंग सरफेस में कांच का चूर्ण, एग्जाम में पूछा हुआ है ये सब, कांच का चूर्ण तथा लाल फास्फोरस का यूज होता है, तथा लाल फास्फोरस का यूज होता है। और याद रखिएगा ये जो मैच स्टिक होता है ना, मैच स्टिक में किसका यूज होता है? मैच स्टिक में यानी माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सल्फर तथा पोटेशियम क्लोरेट, तथा किसका? पोटेशियम क्लोरेट का यूज होता है। ये लिख लेना नोट में, वन लाइनर में अलग से कहीं पर लिख लेना, बाकी हम लोग
इसके बारे में भी बात करेंगे, जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना इसके बारे में हम बात करेंगे। लिखने के लिए देते मुझे लगा पहले आप इसे लिखोगे, कोई नहीं लिख लो जिस तरह भी लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दोनों ही सवाल, दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में खूब पूछता है। चलो ये हो गया। अच्छा एकदम आराम आराम से, मतलब क्या थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करिए। पिछला स्लाइड हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है ठीक है। क्या हुआ, चलो लास्ट वाला करें। ये बताना है आपको। अच्छा जो माचिस का तीली है ना, इसमें एक तो कंपाउंड होता है एंटीमनी सल्फाइड, एक होता है सल्फर, और तीसरा कंपाउंड होता है पोटेशियम क्लोरेट। इन सब का क्या होता है यूज करते हैं, उससे वो बना होता है जो होता है बुरादा, जो जलता है ना, तो वो आपका क्या होता है। और बताएंगे केमिस्ट्री में वहां पर कैसे रिएक्शन होता है, कैसे आग पकड़ता है, सब बताएंगे। ये अभी केमिस्ट्री थोड़ा चल रहा है, यहाँ पर बस ऐसे आपको बता दिया कि अगले पॉइंट पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है बर्फ पर घर्षण कम होने के कारण, बर्फ पर घर्षण कम होने के कारण नहीं चल पाते हैं। आपसे पूछता है कि बर्फ पर क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि बर्फ पर घर्षण क्या होता है, कम होता है। इसके बाद याद रखिएगा बालू पर घर्षण ज्यादा होता है, बालू पर घर्षण ज्यादा होने के कारण कभी रेगिस्तान में चलने में बड़ा दिक्कत होगा आपको, तो क्यों नहीं चल पाता, बालू पर घर्षण ज्यादा होने के कारण नहीं चल पाते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि नेक्स्ट कि जो घर्षण है, ये पॉइंट लिख लेना कि जो बॉल बियरिंग होता है ना, बॉल बियरिंग है ना, पहिया में जो लगा होता है, बैरिंग जिसे बोलते हैं, पहिया में जो लगा होता है, ये क्या करता है बॉल बियरिंग, काइनेटिक अभी आगे बताएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन सबका टाइप लिख लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, यानी कि गतिज घर्षण को लौटनिक घर्षण में क्या करता है, बदलता है। इसके बाद याद रखना कि घर्षण के कारण ही हम कील को, या कांटी जो होता है कील को दीवार में धंसा सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए दीवार में घर्षण नहीं होगा तो आप उसको क्या कील को धंसा पाइएगा, नहीं धंसा पाइएगा। इसके बाद याद रखिएगा अगर दो सतह के बीच घर्षण नहीं होगा तो वस्तु एक समान वेग से क्या करेगी, चलेगी, एक समान वेग से चलेगी। यानी मान लीजिए कि बॉल है या कोई भी चीज है किसी ऐसे सरफेस पर चल रहा है जहां पर घर्षण बिल्कुल भी नहीं है, वो एक समान वेग से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। बस समझ में आया। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर दो सतह के बीच घर्षण, अगर कोई बॉल एक समान वेग से चल रही है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन दे देगा, घर्षण ऋणात्मक है, घर्षण धनात्मक है, घर्षण का मान शून्य है, इस तरह से आपसे क्या रहेगा, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसे लेकर फिर चलते हैं इसके आगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आप लोग जो कलम से कागज पर लिख पा रहे हैं, है ना, कभी पाउडर डाल के तब लिखिएगा, लिखाता है पाउडर डालने के बाद, नहीं लिखाता है, क्या है कि पाउडर क्या करता है, घर्षण को कम कर देगा। यानी कि हम कागज पर घर्षण के कारण ही क्या कर पाते हैं, कारण ही लिख पाते हैं। और वो कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा है। इसके बाद क्रिकेट बॉल वाला एग्जांपल लिख सकते हो, जिम वाला एग्जांपल लिख सकते हो। बाकी देखिए आपको मामला समझ में आ गया, बाकी वो दो तीन एग्जांपल खुद से आप लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, लिख लीजिएगा खुद से। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। दलदल में भी वो क्या होता है ना, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसी वजह से नहीं चल पाते, है ना। और वहां पर विस्कोसिटी, वहां पर क्या होता है ना, कीचड़ में विस्कोसिटी होता है, यानी उनके सतहों के बीच क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है, इस वजह से नहीं चल पाते हैं। ठीक है, दलदल मतलब कीचड़ जो होता है ना, वहां पर क्या होता है ना, एक्चुअली देखिए जो मिट्टी होता है, मिट्टी और पानी से जो कीचड़ बना, इस कीचड़ के दो सतह के बीच जो विस्कस फोर्स जो होता है ना इसके बीच में, वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना, इसके वजह से। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टाइप ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। तो सबसे पहला जो होता है ना, याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है समझते हैं। इसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक या स्थैतिक घर्षण। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आपको मैं इसका मतलब लिखा दूंगा, इसका चित्र पहले लगा करके समझ लेते हैं क्या होता है। ये बहुत बेसिक है, लिखने के लिए समय देंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, चित्र में देख रहा हूं, ठीक है। समझो, हल्ला मत करो, पता नहीं चित्र दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कोई नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। देखो यहां पर कोई चीज जो है ना, समझना, कोई जैसे मान लो आप ये कोई टेबल है ना, अभी ये स्टैटिक में है। इसी तरह आपके घर में भी मान लीजिए कोई टेबल को एक जगह से दूसरी जगह तक पुश करना है, अभी वो स्थिर है। तो जब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर आपको इसको पुश करना होता है, स्टार्टिंग में जब ये रेस्ट में है, तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता होता है ना। और एक बार जब वो आ जाता है गति में, फिर हल्का हल्का पुश करते रहता है, अपना क्या होता है, मूव करता रहता है। लेकिन रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है। एक बार मोशन में आएगा, फिर हल्का हल्का भी कम फोर्स लगाएंगे, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जब वस्तु कोई रेस्ट में है, यानी विराम में है, और उसको गति में लाने के लिए जो फोर्स लगाता है उसका जो विरोध करेगा फ्रिक्शन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जब किसी वस्तु को
विराम से गति में लाया जाता है तो इस दौरान उस वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जो होता है उसे क्या कहते हैं, लगने वाला घर्षण बल को स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थितिक घर्षण कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब जो वस्तु ऑलरेडी गति में है, ऑलरेडी मोशन में है, और उस मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन काम करेगा उनके सतहों के बीच, वो क्या फ्रिक्शन होगा, वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, यानी कि जो ऑलरेडी स्लाइड कर रही है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा उसे क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, लिखिए। ठीक, कोई नहीं लिखो, आराम से लिखो। इधर ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, अच्छा चलिए, हो गया, कोई नहीं लिख लो, नहीं हुआ तब तक इन लोगों का देखते हैं कोई डाउट है क्या। कोई डाउट नहीं है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला दूसरा होता है, सेकंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग विसर्पी या गतिज या विसर्पी घर्षण, गतिज या विसर्पी घर्षण बोलते हैं। याद रखिएगा, जब कोई पिंड, हल्ला मत करो, जब कोई पिंड गति में रहता है तो इस दौरान ऑलरेडी किसमें है, मोशन में है, इस दौरान इस पर लगने वाला फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को विसर्पी या गतिज घर्षण कहते हैं। मतलब कि ऑलरेडी क्या है, आपका मोशन में है, और उस मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गतिज घर्षण कहेंगे। और इसके बाद आएगा फिर रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे देखो ये जो कुर्सी है, इसको देखो यहां से ऐसे मान लीजिए पहिया नहीं रहता, इसको घरकाना क्या रहता, मुश्किल रहता है, देखिए हल्का सा भी पुश कर रहा है ना, घूम रहा है। अगर ऐसा क्यों है, इसलिए बड़का बड़का जो भारी भारी ट्रॉली रहता है, देखते उसके नीचे पहिया लगा देते हैं। वो पहिया यहाँ पर जो लगता है ना, ये क्या करता है, इसके अंदर बैरिंग भी रहता है, और वो बैरिंग क्या करता है, आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, इस तरह से पहिया लगा हुआ है, वो क्या करता है, ऐसे सब घूमेगा घूमेगा, तो देखो सतह यहाँ पर जो है ना, ये जैसे जैसे घूमेगा तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, इसके अंदर जो लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, कूलर में भी देखिए जैसे लगा हुआ है ना, कूलर कितना भारी है, लेकिन इसमें देखिए आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, इधर देखो आराम से हो गया ना। ठीक है, तो समझो इसी तरह घर में आप लोग देखते हैं जैसे सिलेंडर रहता है, आजकल सिलेंडर के नीचे नहीं आता है ऐसे पहिया वाला ऐसे रहता है गोल जैसा, इस पर अपना सिलेंडर कहीं भी लेकर चल जाओ। ठीक है भाई, जो भी है, तो ये क्या होता है, थर्ड जो होता है, ये होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। थर्ड होता है कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन, या जैसे हम लोग बोलते हैं लोटनिक घर्षण। क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण। ये क्या करता है, यह तब लगता है जब कोई पिंड किसी सतह पर क्या कर रही होती है, रोल कर रही होती है, किसी सतह पर रोल करती है। रोल मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रही है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा मान जो होता है किसका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा किसका मान होता है, स्टैटिक का, फिर इससे कम किसका होता है, स्लाइडिंग का, और सबसे कम किसका मान होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे कम मान होता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रोटी का बेलना भी आप कह सकते हैं, है ना। प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में जो भी बोलते हैं हो गया, उन्हें मना कर दीजिए कि नहीं बोले। अच्छा ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। भाई देखो सही बोल रहा है, आप लोगों से आग्रह है कि हो गया। देखिए मैं मतलब इन लोगों का सही में कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, जो तो ये सब मत करिए, अच्छी बात है ना, इनका आग्रह सही है। अच्छा हम ही ने बोला है, ठीक ये बात सही चलो ठीक, क्या हुआ, अच्छा चलो ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है ना, एक पॉइंट बस और लिख लीजिएगा, बस फ्रिक्शन का खेल खत्म। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हालांकि लिखाई दिया आपको, जो फ्लूइड के द्वारा या जो तरल के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। तरल के द्वारा यानी गैस और जो लिक्विड है, तरल के द्वारा लगने वाले घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, लिख लेना। घर्षण बल को क्या कहते हैं, ड्रैग या कर्षण कहते हैं। ड्रैग इसी को हिंदी में लिख लीजिएगा, कर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन टॉपिक, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में फ्रिक्शन से सवाल नहीं बनेगा। कर्षण, हाँ ड्रैग को ही कर्षण कहते हैं। जैसे एयर के द्वारा तो उसे एयर ड्रैग कह देते हैं, पानी के द्वारा तो उसे लिक्विड या वाटर ड्रैग बोल देते हैं, है ना। तो इसके बाद अब केमिस्ट्री है, 5:45 से है ना, केमिस्ट्री 5:45 से है, तो 5 मिनट का चलो ब्रेक ले लो तुम लोग। 5:45 से केमिस्ट्री करता है, केमिस्ट्री में 5 मिनट का ले लो ब्रेक। 5:45 में हम लोग आज केमिस्ट्री में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलो